नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यस तो दोस्तों, ये जो एडिटोरियल है वो जनसत्ता से लिया गया है एडिटोरियल है। और इसका कंटेंट बहुत बढ़िया। देखिए, मंदी का मुकाबला करेगी खेती। आज आपको पता है पूरा विश्व, पूरे पृथ्वी पे जितने भी देश हैं पूरी तरह से इस मंदी की चपेट में आ चुके हैं। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की छिपाने की बात नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि भारत जैसा देश ही आर्थिक मंदियों से गुजर रहा है। नहीं, पूरा समूचा विश्व उसके मुंह में पहुंच गया है। यदि इससे निपटने के लिए यदि हमारे पास कोई हथियार है, यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश में खाद्यान्न की कमी ना हो, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए हमारे देशवासियों को, तो दोस्तों पहली जो प्राथमिकता है वो करनी होगी मंदी को। यदि आप अपने देश में कम करना होगा तो हमें वी हैव टू प्रमोट एग्रीकल्चर। ठीक है, खेती से रिलेटेड जितनी भी चीज़ हो, बागवानी हो या फिर आप डेयरी को ले लीजिए। ठीक है, जो चीज़ें गाँवों में अच्छी तरीके से किसान पैदा कर सकता है, डेयरी हुआ, मछली पालन हुआ, बकरी पालन हुआ, ठीक है, सुअर पालन हुआ, इसी के माध्यम से आप चीज़ों, क्योंकि देखिए फूड सिक्योरिटी के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, अब उसके बाद एक बड़े व्यापक पैमाने पर आप अपने यहाँ पैदा करके अन्य देशों को, अन्य राज्यों को बेच भी सकते हैं। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आप जो है मंदी को कंट्रोल कर सकते हैं एक हद तक। कुछ पॉइंट तो आप कंट्रोल ही कर सकते हैं। और ये इतिहास रहा, जब जब मंदी आया है तो सारे जो निर्भरता है वो गांव की तरफ चले जाते हैं और सब लोग गांव की तरफ टकटकी लगा के देखते हैं। तो ऐसे में आज ज़रूरत है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, व्यापक स्तर पर तमाम तरह के पैकेज, पॉलिसीज़, योजनाएं निकालनी चाहिए किसानों के लिए और उन्हें प्रोत्साहित करनी चाहिए। जब तक प्रोत्साहन नहीं देंगे किसानों को, तब तक चीज़ें ये कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि दोस्तों किसानों के पास भी पैसे नहीं रह गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी फसलें इस बार बर्बाद हुई हैं, कभी ओला आ गया तो कभी कोरोना आ गया, सही दाम नहीं मिल पाया, तो किसानों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो एडिटोरियल है ये जनसत्ता का लिया हुआ है। तो मैं आपको पहले ही बताता हूँ, जब अच्छा विषय होता है जनसत्ता का तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना देता हूँ। तो मैं इस समय जो टेलीग्राम है उससे जुड़ चुका हूँ, आप लोग भी जुड़ जाइए। और जीएस स्टडी 94 से है, ठीक है, जो टेलीग्राम का चैनल का नाम है। उस पर जो भी वीडियोज़ होता है, जो फिर आपको डिमांड होगी, आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिएगा। मैं उस पर पूरा प्रयास करूँगा कि आपको उस चीज़ों को, उस सामग्री को मैं आप तक पहुंचा दूं। तो चलते हैं, अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुस्ती का मुकाबला करने के लिए सरकार को कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के साथ साथ इसको आधुनिक बनाने पर जोर देना होगा। खेती किसानी पर भी कोरोना का असर पड़ा है। सभी इलाकों में गेहूं की फसल पककर तैयार है। इस समय आलू की खुदाई का कार्य लगभग पूरा हो चला है। मसूर, मटर और सरसों आदि की कटाई पूरी हो गई है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्णबंदी के दूसरे चरण के दौरान कम जोखिम वाले क्षेत्रों में छूट संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। कटाई और आने वाले दिनों में नए बुआई सीजन के शुरू होने के मद्देनज़र खेती किसानों से जुड़े कामों को खास छूट दी गई है। हालांकि इस दौरान सुरक्षित दूरी के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। 3 मई तक चलने वाले बंदी के दूसरे चरण में खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रखने और किसानों और कृषि मजदूरों को फसल से जुड़े काम करने की छूट रहेगी। लेकिन समस्याएं आसानी से ख़त्म नहीं होने वाली। बड़े काश्तकार तो मशीनों से गेहूं कटवा लेते हैं, लेकिन मध्यम और छोटे किसान मजदूरों के भरोसे रहते हैं। इस वक्त मजदूर भी मिलना मुश्किल है। ऐसे में गेहूं की कटाई कैसे होगी, यह सवाल किसानों को परेशान कर रहा है। बहुत से ऐसे परिवार जो खुद अपनी गेहूं की कटाई व मड़ाई में सक्षम है, लेकिन इनकी संख्या कम है। जी हाँ दोस्तों, ये वास्तविकता है। अब पूर्वांचल में आएंगे तो यहाँ पे क्या है कि ज़्यादातर जो मध्यम और लघु स्तर के जो सीमांत हैं, जो खेत हैं, तो इसमें क्या होता है कि लोग गांव के आस पड़ोस से कुछ मजदूर इकट्ठा कर लेते हैं, उसके माध्यम से खेती के सारे काम संपन्न करा लेते हैं। पर जब आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो किसी के पास 100 बीघा है, किसी के पास 200 बीघा ऐसे खेत हैं। तो दोस्तों ऐसे में उनको एक मतलब निपुण जो है कि मजदूर चाहिए होता है कि कम समय में अच्छा कार्य कर सके। जैसे बिहारी वगैरह वो हायर करते हैं, अपने यहाँ मंगवाते हैं, उनके माध्यम से अपना काम करवाते हैं।
तो दोस्तों ऐसे में उनके सामने तमाम तरह की समस्याएं आ रही हैं। मजदूर मिल नहीं रहा है, वो काम हो नहीं पा रहा है। हमारे ही गांव स्तर पे देखिए, पूर्वांचल में भी कुछ लोग जो हैं कि परिवार में कम संख्या में हो जा रहे हैं। ऐसे में क्या है, दिक्कतें आ रही हैं। जहाँ 5 दिन में कार्य हो जाता था 1 हफ्ता में, आज 2-2 हफ्ता 3-3 हफ्ता लग रहा है। उसके बाद मौसम का कोई भरोसा नहीं, बारिश भी होने की संभावना। तो ऐसे में क्या है दोस्तों, फसलें खराब हो जाएंगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज भी हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि ही है। देश की किसान आबादी इसी पर टिकी है। इसलिए देश के राजनीतिक और आर्थिक विकास के लिए कृषि की स्थिति हमेशा महत्वपूर्ण रही है। यह आधुनिकीकरण के दौरान भी महत्वपूर्ण होगी। कृषि 130 करोड़ आबादी का पेट भरती है। हल्के उद्योग के लिए कच्चे माल की ज़रूरत की 70% आपूर्ति, औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार प्रदान करने और निर्माण के लिए धन जमा करती है। पिछले 3 दशकों के दौरान यह बार बार देखा गया कि कृषि उत्पादन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास पर काफ़ी हद तक असर डालता है और निर्माण के पैमाने और गति का प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित करता है। जब भी फसल खराब हुई है तो उसके तत्काल बाद हल्के और भारी औद्योगिक उत्पादन में भारी कमी आई है। उसके बाद जब कृषि की हालत सुधरी तो औद्योगिक उत्पादन दोबारा बढ़ना शुरू हो गया। याद रखिए, जिस देश में भी कृषि से संबंधित कार्य बड़े पैमाने पर किए जाते हैं और वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कृषि से रिलेटेड, जो पॉलिसीज़ हैं किसानों के लिए, यदि सही होती हैं तो याद रखिएगा उस देश को मंदी तो आनी ही आनी होता है, पर मंदी से बहुत ज़्यादा नुकसान उसका नहीं होने वाला है। ठीक है, ये स्थितियाँ पैदा नहीं होंगी कि लोग खाने से मर जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। यदि हम कृषि के लिए विकास और आधुनिकीकरण के लिए बड़े पैमाने पर कोशिश नहीं करते हैं तो समूचे अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और कई मोर्चों पर नाकामी देखनी पड़ सकती है। कृषि के विकास को प्राथमिकता देने का मतलब यह है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सबसे पहले खेती बाड़ी को प्रमुखता देनी चाहिए, फिर हल्के उद्योगों और उसके बाद भारी उद्योगों पर जोर देना चाहिए। पर आज हमारी खेती पूरी तरह मानसून पर निर्भर है, इसलिए कभी सूखे का तो कभी बाढ़ का संकट पैदा हो जाता है। उधर किसान कभी खाद तो कभी डीजल के संकट से जूझता रहता है, इसलिए खेती में निवेश बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ सिंचाई सुविधा भी बढ़ाई जानी चाहिए। हमारा देश आज आगे भी गेहूँ और चावल का प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता बना रहेगा। इसलिए उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। गेहूँ की पैदावार के क्षेत्र को और अधिक गेहूं और चावल की खपत पर भी असर पड़ेगा और ऐसा ही प्रयास जाड़े के दिनों में भी बड़े पैमाने पर हिंद गंगा क्षेत्र में किया जाना चाहिए। आलू, टैपियोका और शकरकंदी जैसे गांठदार फसलों को और ज़्यादा उगाया जाए, उन्हें कम कीमत मुहैया कराया जाए, इस बात पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है। देश में दालों की कमी है मगर प्रोटीन की नहीं, लेकिन लोगों को खाने की आदतों को ध्यान में रखते हुए दालों की मांग को उच्च वरीयता देकर पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि सब्जियों और फलों की खपत भविष्य में बढ़ेगी, इसलिए हर क्षेत्र में किसी की उपयुक्त जलवायु की आवश्यकताओं और अधिक दृष्टि से उचित लाभ को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चुनाव करना होगा। शायद इसको मैं देखा नहीं। व्यापक पैमाने के उद्देश्य से पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्व के राज्यों में अधिक मात्रा में गेहूं की पैदावार करनी होगी। सरकर चावल की विधि को अपनाकर पारंपरिक क्षेत्र में चावल का उत्पादन और ज़्यादा बढ़ाना होगा। मध्य प्रदेश में मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि करके अन्य उत्पादों की पैदावार बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि वे आंशिक रूप से गेहूँ और चावल की ज़रूरत को कम कर सकें। अनाज की प्रौद्योगिकी को अधिक विकसित करके इस क्षेत्र में इतना अधिक महत्वपूर्ण बनाना होगा ताकि वह लगातार तेज़ी से बढ़ती हुई मांग के अलावा निर्यात योग्य मोटा अनाज भी उत्पादित कर सकें। मध्य भारत की सब्जियों और फूलों का उत्पादन केंद्र बनाया जाए और साथ ही यह कोशिश भी की जाए कि ये काम कीमत पर लोगों को उपलब्ध हो सके। तो वो चीज़ें वो आ गई हैं। वो दैनिक जागरण का इसी तरह होता है ना, तो कभी कभार थोड़ा सा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस लेख में, आगे भी पढ़ा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा इसके बारे में बताते हैं कि जिन राज्यों में जो फसलें अच्छे मात्रा में उगती हैं, पैदा की जाती हैं, उन राज्यों को उसी अनुसार वो पॉलिसीज़, वो योजनाएं दी जाएं और जो वहाँ के किसान हैं उनको उसी फसल को करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अन्यथा चीज़ें बहुत नाजुक हो जाएंगी। और देख सकते हैं किसान को किस प्रकार की समस्याएं उठानी पड़ती हैं। कभी सूखा जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी जल की आपूर्ति हो जाती है। ठीक है, कभी कभार फसल
लहलहा रही है एकदम, तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कई बीघा तक राख हो जाता है। तो इस तरह की समस्याएं अब जो है पैदा ना हो, इस पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जोर देना होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए शीत गृह और दूर दूर तक फासला तय करने वाले परिवहन की व्यवस्थाएं भी महत्वपूर्ण होंगी। देश के ग्रामीण परिवार, खासकर भूमिहीन और छोटे और सीमांत किसान, पशुपालन को आय के पूरक स्रोत के रूप में अपनाते हैं। इस व्यवसाय में अर्ध शहरी, पर्वतीय, जनजातीय, सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सहायक रोजगार मिलता है, जहां केवल फसल की उपज से परिवार का गुजर बसर नहीं हो सकता। विश्व में सबसे अधिक मवेशी भारत में है। दुनिया की कुल भैंसों का 57% और गाय बैलों का 14% भारत में है। पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा 16 अक्टूबर 2019 को पशुधन आबादी की जनगणना की जारी गई रिपोर्ट के अनुसार भारत की पशुधन आबादी 2012 की तुलना में 4.6% से बढ़कर 53 करोड़ 57 लाख हो गई है। भारत में बीते 5 सालों में गांवों की संख्या 18% बढ़कर 14 करोड़ 51 लाख हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार देश में भैंसों की संख्या इस दौरान मात्र 1% बढ़ी है। वही देश में मुर्गियों कुल संख्या 85.18 करोड़ है। नवीनतम गणना के मुताबिक बकरियों की संख्या 10% बढ़कर 14.9 करोड़ हो गई है। साल 2019 में कुक्कुट की संख्या करीब 17% बढ़कर 85 करोड़ 18.81 लाख हो गई है। पिछली गणना की तुलना में साल 2019 में स्वदेशी मादा मवेशियों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों, जो इस प्रकार की वृद्धियाँ हो रही हैं, इससे लग रहा है कि अभी भी भारत जैसा देश जो है कृषि प्रधान है, तो बहुत ज़्यादा इसका मार नहीं सहा जाएगा। जो तमाम तरह की बातें बताई जा रही हैं BBC के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंदी आने वाली है, इसमें कई देश तबाह हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। पर ऐसी मंदियाँ कई बार आ चुकी हैं पूरी दुनिया में, पर भारत वहीं का वहीं खड़ा रहा है। तो इसलिए खड़ा था क्योंकि दोस्तों, हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, तो हमें फिर ज़रूरत आ गई है उसे प्रमोट करने की। यदि सरकारें किसी प्रकार की राशि लगाने से मना की तो देश समूचा बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए आप लोग अपने अपने माध्यम से लोगों को जागरूक करिएगा, परिवार में लोगों को, कि नहीं इसकी उपयोगिता क्यों है, क्यों आज आवश्यकता है किसानों को पैकेज देने के बारे में, लोगों को तकनीकी सिखाने के बारे में। ठीक है, किस नई तकनीकी से कौन सी किस खेती की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो, अच्छी मुनाफे मिलें। ठीक है। उसके बाद देश की लगातार बढ़ती आबादी की पशुओं से प्राप्त होने वाले प्रोटीन की आवश्यकता पूरा करने में दूध, अंडा और मांस के रूप में खाद्य भंडारण पशुपालन क्षेत्र भारी योगदान कर रहा है। देश में फिलहाल प्रोटीन की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता लगभग 11.3 ग्राम है, जबकि इसका विश्व औसत 29 ग्राम है। किंतु बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए बढ़ते बच्चों और शिशुओं को दूध पिलाने वाली माताओं के पोषण स्तर को बनाए रखने के लिए देश में प्रोटीन की उपलब्धता में कम से कम दुगनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। राष्ट्र के पुनरुद्धार के लिए सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता पर निर्भर रहना काफ़ी नहीं है। हमें अपनी पूरी सहमति के साथ अर्थव्यवस्था का विकास करना चाहिए। अपने कृषि, पशुपालन, उद्योग और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा को आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संपन्न करना चाहिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधार करके मंदी पर लगाम लगाई जा सकती है। तो आपने इस लेख में ये सब जाना है कि यदि हम मंदी से मुकाबला करना चाहते हैं तो सबसे पहली जो प्राथमिकता हमें क्या करनी पड़ेगी, पहली प्राथमिकता हमारी ये बनती है कि हमें कृषि से संबंधित जितने भी कार्य हैं, जितने भी तकनीकियों का उपयोग होता है, एक किसान करता है, और जिन समस्याओं से अभी तक किसान जूझता चला आ रहा है, चाहे बाढ़ हो, आग हो, सूखा हो, इन सारी कमियों को जल्द से जल्द सुधारना होगा और किसानों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। पहली प्राथमिकता कृषि को देनी होगी, तब जाके हम कृषि को हरा सकते हैं, मंदी को। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। कि इस लेख से संबंधित किसी प्रकार की यदि आपके पास कुछ और जानकारी तो ऐड कर सकते हैं, किसी प्रकार की विचारधारा व्यक्त करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।